नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। और भारत लाइव में आज हम बिहार से बाहर आपको लेकर के चलेंगे रातों रात के इस एपिसोड में। रातों रात के एपिसोड में अक्सर हमारे साथ आपने देखा होगा कि कोई ना कोई होता है, लेकिन आज मैं अकेले हूँ। अकेले इसलिए हूँ कि आज बिहार से बाहर का सैर करना है, और बिहार से बाहर जब निकलेंगे तो इस देश की राजधानी दिल्ली की यात्रा आपको करनी होगी। दिल्ली की यात्रा जब करेंगे तो आपको सीधे याद आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद आ जाएंगे तो 7 साल के उनके कार्यकाल भी आपको याद आएंगे। रातों रात की शुरुआत में अक्सर संपादक नमन मिश्रा जी ये कहते हैं कि ये सबसे विवादास्पद शो है। आज फिर हम उसी विवाद से आपके सामने पर्दा हटाने का प्रयास करेंगे। जब सुमन हमारे साथ होते हैं तो वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने की बात करते हैं, तब भी आपको हम बताते रहे हैं, और सुमन की बातों को भी हम जगह पर रखते हुए ये बताने जा रहे हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन जब ये एपिसोड ख़त्म होगा तो आप ज़रूर सुकून महसूस करेंगे, और जो बातें आज हम करने जा रहे हैं उन बातों पर आपकी धीरे धीरे हमारी सहमति हमारे साथ हो जाएगी। आपको बता दें कि आज दिल्ली की यात्रा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार से आवाज़ उठी है, और बिहार के पड़ोसी राज्यों से भी आवाज़ उठने लगी है। बंगाल का चुनाव ख़त्म हुआ, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, झारखंड आपसे अछूता नहीं है, और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंपटीशन भी बढ़ गया है। उनको बार बार डिफेंड करने वाले, उनके सामने तन कर खड़े होने वाले अमित शाह चुप हैं। अमित शाह को बंगाल में हार का सदमा तो ज़रूर लगा है, क्योंकि उनकी तैयारी और जिस तरह से वो सब कुछ अपने हाथ में लेकर के चल रहे थे, उसे देख करके ऐसा नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी में उनसे बेहतर कोई रणनीति बना सकता है। इस रणनीति के बाद लगातार कई बार प्रशांत किशोर से हारने के बाद अब अमित शाह भी अपने रणनीति के लिए किसी न किसी को खोजने और ढूंढने लगे हैं। लेकिन इस देश में राजनीति अपनी धारा को बदलती है, और बदलते इस धारा में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी बड़ा टक्कर मिलने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, जिसे 2014 में सदन में प्रवेश करने से पहले प्रधानमंत्री ने चौखट पे माथा टेका था, उसके बाद जब 2019 में उन्हें इस देश की जनता ने और ज़्यादा बहुमत दिया और ज़्यादा सीटें जितवाई, तो उन्होंने संविधान के सामने माथा टेका था। आज ये देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगते रहे कि वो देशों का दौरा कर रहे हैं, अपने देश से ज़्यादा वो विदेशों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है ये उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, और उनके समझ में ये बात हो चुकी उस पद पे बैठने के बाद क्या करना है और इस देश की वास्तविक स्थिति क्या है वो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और देश के हालात से अवगत कराते हैं। आज महंगाई, कोरोना पिछले 1.5 सालों के आसपास जिस तरह से परेशान कर रहा है, जिस तरह से इस देश में संकट के बादल मंडराए हैं, लोगों के रोजगार छूट गए हैं, हाथ से नौकरियां चली गई हैं, लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं। कहा जा रहा है कि लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि दुनिया से आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। कहा जा रहा है करोड़ों लोगों की जानें गई हैं। वैक्सीन का 1 साल के अंदर में हमने बना लिया, लोगों को वैक्सीन पड़ने लगा है, उस पर भी लेकर के कई तरह के विवाद हैं। प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं, मन की बात करते हैं और फिर देश को संबोधित करते हैं। अंततः आज जब हम आपके सामने सुबह सवेरे रातों रात का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे ठीक 1 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इस देश भर के राज्यों को संतुष्ट किया कि सभी को 18 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले को मुफ्त में केंद्र सरकार वैक्सीन देगी। ये पैसा किसका है आपको पता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब हम आपको जो मुख्य चीज़ बता रहे हैं वो ये है कि 5 लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी है, और ये मोदी और शाह के लिए भारी टेंशन का विषय बन गया है। आपको बता दें कि ये 5 लोग हैं जिनका हम सिलसिलेवार 5वें नंबर से शुरुआत करेंगे, और 5वें नंबर से जब शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर का जो शख्स या जिस शख्स की हम चर्चा करेंगे, जिस व्यक्तित्व की बात हम करेंगे,
वो प्रधानमंत्री पद के हालिया दावेदारों में नंबर पे आ गए। पहले प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनका नाम नहीं था, लेकिन अचानक से जिस तरह से तन करके ममता बनर्जी खड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और उन्हें सामने से टक्कर दिया, मंच छोड़ करके गई, पैर में चोट होने के बावजूद पूरा चुनाव प्रचार किया, खुद चुनाव हारने के बाद अपनी पार्टी को चुनाव जितवाया और मंसूबे पर भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं बड़ा प्रहार कर दिया। सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को टक्कर दे दिया। साझा विपक्ष मिल करके लगभग 16-17 पार्टियां कहीं ना कहीं ममता बनर्जी में भरोसा करने लगी और ये समझ में आने लगा कि ममता बनर्जी टक्कर दे सकती हैं प्रधानमंत्री को पद पर नरेंद्र मोदी को, और ममता बनर्जी नंबर पर आ गई। और नंबर 5 पे ममता बनर्जी को रखने का क्या कारण है, ये हम आपको सबसे अंत में बताएंगे। ममता बनर्जी के बाद अगर किसी का नाम आता है, ये हम बात कर रहे हैं उत्तर बिहार की। अब उत्तर पूर्वी बिहार में आपने देखा कि ये नाम बड़ी तेज़ी से आया है और ममता बनर्जी पर भरोसा और विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद हमने चौथे नंबर पर रखा है चंद्रबाबू नायडू को। यदि दक्षिण बिहार से किसी को लिया जा रहा है और कोई है ऐसा दावेदार जो कूल काम है और सबसे पहले नरेंद्र मोदी की उस एनडीए को छोड़ करके अपने आप को अलग किया था, तो वो है चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू को कहा जाता है कि इस देश की राजनीति में वो एक ऐसा सितारा हैं जो हमेशा चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं। हार और जीत अलग होती है राजनीति में, क्योंकि जनता कब किसे सर पे चढ़ा ले और कब किसे गर्त में डाल दे, ये लोकतंत्र का एक बड़ा ही अजीब तरह का खेल है। इस खेल का एक हिस्सा जो है वो चंद्रबाबू नायडू भी रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का चौथा नंबर है और तीसरे नंबर पे वो शख्स हैं जिनके परिवार के बारे में, जिनको समाप्त करने के बारे में, जिनकी पार्टी को ख़त्म करने की कई बार कोशिश की गई और कहा जाने लगा। इन सब के बीच में जिस तरह की बातें सामने आई, उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि अब इनकी राजनीति ही ख़त्म हो गई। लेकिन अचानक से राहुल गांधी सामने आते हैं और नरेंद्र मोदी को जवाब देना शुरू कर देते हैं। तीसरे नंबर पर राहुल गांधी को रखा गया है और राहुल गांधी इस देश के राष्ट्रीय पार्टियों के सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है उसके कर्ता धर्ता है। हालांकि कमान सोनिया गांधी के पास है, राहुल गांधी के पास कमान था, लेकिन उन्होंने हार को स्वीकार करते हुए उस पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन राहुल गांधी कंपटीशन में तीसरे नंबर पर बरकरार हैं और उन्हें समर्थन भी प्राप्त है। उनकी पार्टी में उनको लेकर के किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। प्रधानमंत्री के दावेदार वो 2014 में भी थे और 2019 में भी थे। आने वाले चुनाव के लिए ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी बात है कि पहले और दूसरे नंबर पर नाम सुनकर के आपको चौंकने का मन करेगा या चौंक जाइएगा, सहसा आपको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कंपटीशन में दूसरे नंबर पर बिहार से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की तैयारियां लगातार चल रही हैं। भीतर खाने में नीतीश कुमार ने अपने आप को मजबूत करने के लिए लौकुश समीकरण बनाया। उसके बाद भले ही चाहे जितनी भी दूरियां रही हो, जितनी भी विसंगतियां रही हों, लेकिन अब शहाबुद्दीन को अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और भी लंबी तैयारियां कर रहे हैं, जिसका खुलासा उनकी पार्टी के लोगों ने किया। संपूर्ण क्रांति के दिन एक बड़ी मीटिंग होती है और बड़ी मीटिंग के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में ऊपर ले जाने और प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद नरेंद्र मोदी से ही आग्रह कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से ये कहा जाता है कि अब बहुत हो गया, 7 साल हमने देख लिया, अगर आप एनडीए में चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना करके देखिए। और प्रधानमंत्री बनने की लालसा जो है वो 2014 से ही बलवती हो रही है नीतीश कुमार में। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री मटेरियल देखा था। तो दूसरे नंबर पे निश्चित रूप से नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार अगर चाहें तो इन्हें समर्थन चंद्रबाबू नायडू का भी मिल जाएगा, ममता बनर्जी का भी मिल जाएगा। सिर्फ राहुल गांधी से समर्थन मिलने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता नेता और सर्वसम्मत
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसलिए इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं दो लोग तो नीतीश कुमार के नाम पर क्विट कर जाएंगे, लेकिन सबसे पहला नंबर पर जो है वो नाम बड़ी चौंकाने वाला है। आपको याद है गुजरात में किस तरह से सब कुछ होने के बावजूद, बहुत सारी समस्याओं के बावजूद, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के बाद प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। गोधरा कांड से लेकर के और अन्य कई तरह की बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को बड़ा ही मौजू और पसंद माना। इसी तरह से आने वाले चुनाव को लेकर के अब एक नाम बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है और वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। आपने देखा कि किस तरह से टकराव हो गया। योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के और उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भीतर भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं उनकी भी चिंताएं बढ़ गई हैं और यही कारण है कि बहुत प्रयास किया गया था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में एक बड़ा फेरबदल कर दिया जाए। मंत्रिमंडल को लेकर के भी चिंताएं थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी बड़ा डिसीजन होने वाला था। कहा यह जा रहा था कि राधा मोहन सिंह पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे थे, लेकिन मनोज सिन्हा जो कि केंद्रीय मंत्री पूर्व रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, वो लगातार प्रदेश के अध्यक्ष, वहाँ के राज्यपाल से मिले और विधानसभा के अध्यक्ष से भी मिले थे। आपको बता दें कि जिस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं उसे देख करके ये बात अब कही जाने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोज सिन्हा को जो कूल एंड काम हैं उनको लेकर के बहुत सारी बातें वहाँ सामने रखी जाएंगी। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उनके कुर्सी से हटाने में सफल नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ अपना मजबूत खूंटा गाड़ चुके हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ अगर खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने रखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये चर्चा तो तब से शुरू हो गई थी जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अब नरेंद्र मोदी को कंपटीशन उनके ही घराने से मिल रहा है और ये कंपटीशन सबसे बड़ा है। अगर इस कंपटीशन को कम भी कर दिया जाए तो जो नाम हमने आपको बताए हैं, इन 5 नामों में से सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार का नाम होने जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ को मना लेती है पार्टी, तब भी आने वाले चुनाव में आप नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के सामने देख लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के रातों रात के इस एपिसोड में हम यहीं विराम देते हैं। आज बिहार की राजनीति से थोड़ा हट करके हमने केंद्र की राजनीति में प्रवेश किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में। भारत लाइव पर अब इसके बाद से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपने अभी तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन दबाकर सभी खबरें जहां हैं वहीं मुफ्त में प्राप्त करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।